व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ अमित एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग ऑफ न्यूट्राफिट। दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं एक लाइव लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। जी हाँ, एक लाइव लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो शायद ही किसी यूट्यूबर ने आपको दिखाई होगी। जानेंगे उस सर्जरी के बारे में, जानेंगे उस ऑपरेशन थिएटर के बारे में जहाँ वो सर्जरीज परफॉर्म की जाती है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे उसके बारे में, देखेंगे जो एनेस्थीसिया है वो कैसे दी जाती है, वो कैसे काम करती है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम जाने वाले हैं और हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आईवीएफ लैब को, जहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसेस चलती है। तो लैब कैसी होती है, वहाँ कौन कौन से मशीन इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन आज हम लेने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम ढेर सारी बातें करेंगे डॉक्टर नितिन से, जो फाउंडर है इंस्पीरिया लेप्रोस्कोपिक एंड आईवीएफ सेंटर के। तो उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो सक्सेस एंड फिटनेस इनका क्या रिलेशन है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आपकी एक शेयर शायद किसी की ज़िंदगी में नए होप्स ला सकते हैं, उसको बहुत सारी खुशियाँ दे सकते हैं। तो ये वीडियो आप शेयर करें, वो ज़रूरतमंद तक पहुँचेंगे और उनको उसका फ़ायदा होगा। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमें मॉड्यूलर ओटी का कंसेप्ट बताइए। तो एक्चुअली मॉड्यूलर ओटी होते क्या है, वो एक्चुअली तीन चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज़ कि आपके जो मॉड्यूलर ओटी के जो वॉल होते हैं वो कैसे बने। तो ये पब पैनल से बने हुए हैं, 80 mm साइज़ के जो पब पैनल होते हैं तो उससे बनी होती है। सेकेंड इज़ आपका विनाइल फ्लोरिंग। ये जो नीचे वाला जो फ्लोरिंग है ये विनाइल फ्लोरिंग है, विनाइल मटेरियल इसमें यूज़ करते हैं। तो ये दोनों का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। और थर्ड थिंग इज़ दिस। सो यहाँ से अपनी पॉजिटिव ईयर आती है, तो ऊपर अपने टेरेस पे 3500 CPM का एच यूनिट है, ईयर हैंडलिंग यूनिट बोलते हैं उसको। तो वहाँ से फ्रेश ईयर आती है। तो ये जो है इसको हम पॉजिटिव ईयर डिलीवर बोलते हैं। यहाँ से फ्रेश ईयर आती है और यहाँ वो 0.3 माइक्रोन तक उसको फिल्टर करती है। 3 फिल्टर होते हैं इसके अंदर, तो 0.3 माइक्रोन तक इसको हम स्टरलाइज करते हैं। और फिर यहाँ से 4 कोनों में 4 रिटर्न है, तो इसको रिटर्न ईयर राइजर बोलते हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव प्रेशर से स्टराइल ईयर आती है और वो पूरा एरिया को, टेबल को स्टराइल करके फिर यहाँ से रिटर्न हो जाती है, फिर ईयर हैंडलिंग यूनिट में वो चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो हम ऑपरेटिव करते हैं तो पेशेंट को ऑलमोस्ट 0 चांस टू गेट इन्फेक्शन, पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन। तो पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन 0 हो जाता है उससे। तो ये इसका एडवांटेजेस है मॉड्यूलर ओटी का। और सेकेंड ओटी में आते ऑपरेशन टेबल आता है अपना। फिर ये तुषार सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो है वर्क स्टेशन है। तो हम अभी 2 गैसेस है, तुषार सर इसके बारे में डिटेल में बोलेंगे। वो बाजू वाला आइसोफ्लोरेन है और ये ब्लैक वाला सिवोफ्लोरेन है। तो इससे हम डे केयर सर्जरीज कर सकते हैं, बड़ी बड़ी सर्जरीज भी पेशेंट हम सेम डे डिस्चार्ज कर सकते हैं। और एक लास्ट चीज़ सर, ये जो हमारे ऑपरेशन थिएटर होता है इसमें हम सब कंट्रोल करते हैं। तो इसमें टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है, डिफरेंशियल प्रेशर कंट्रोल होता है। तो आपका जो डे का आपका टाइम है वो चलता है, सर्जरी कितनी टाइम चली वो चलती है, तो सब ये ऑटोमेटिक रहता है। अब हम जाएंगे तुषार सर के पास और उनसे जानेंगे व्हाट इज़ एनेस्थीसिया, मतलब वो जो एनेस्थीसिया देते पेशेंट वो क्या होता है और वो कैसे काम करता है। और हमारे जो हॉस्पिटल का जो ओटी है वहाँ जो मशीन से एनेस्थीसिया के लिए वो पूरे के पूरे अपडेटेड है, वो भी जान लेंगे। इन लैप्रोस्कोपी में हम लोग 2 तरह के एनेस्थीसिया होते हैं, एक तो पूरा भूल देना और दूसरा जस्ट नीचे की तरफ जहाँ पे ऑपरेशन है उसी जगह पे भूल देना। तो जो पूरा भूल देना का जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि पूरे भूल देने के बाद सर्जन को भी पूरी तरह से अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, पेशेंट को भी दिक्कत नहीं होता है, बाद में भी आप
पेशेंट उसी दिन डिस्चार्ज भी हो सकता है। अगर छोटा प्रोसीजर है लैप्रोस्कोपी अपन अपने यहाँ पे तो आधे पौने घंटे में पूरा केस हो जाता है। तो सेम केस अपन पूरा बुल में नियरली 2-3 घंटे बाद पूरे पेशेंट पूरा अवेक हो जाता है। 4-5 घंटे के बाद हम लोग उसको पानी वगैरह दे के शाम को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। वो ये पूरे भूल का फ़ायदा होता है। ओके, तो उस हाँ रिकवरी जल्दी होती है। तो नॉर्मली नहीं तो सिर्फ ऑपरेशन के जगह पे अपन मनके से अगर उसको बोल दिया तो वो क्या होता है कि पेशेंट को पूरा 1 दिन तो कम से कम रुकना पड़ता है, उसके सेकंड डे अपन उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन को वर्क स्टेशन है अपने यहाँ पे। नॉर्मली इतना हाई एंड वर्क स्टेशन कहीं पे होता नहीं, ये हॉस्पिटल में वर्क स्टेशन है नया अपडेटेड है, जिसमें हम लोग वॉल्यूम कंट्रोल और प्रेशर कंट्रोल दोनों मोड यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर कंट्रोल का क्या होता है कि जो बहुत ओबेस पेशेंट है जिसको अस्थमा वगैरह, उनमें कभी कभी ज़रूरत पड़ सकता है, तो ये मोड हर हॉस्पिटल में नहीं रहता। यहाँ पे अपने पास वो भी मोड है, ये वेंटिलेटर या तो क्योंकि अपने यहाँ पे कैंसर के बहुत ओबेस जो हाई एंड सर्जरीज वो भी सब कुछ यहाँ पे होता है, इसलिए वो मोड हमने यहाँ पे प्रेफरेबली लिया। ये वेंटिलेटर में हम लोग 30 ml से लेके पूरा 1.5 लीटर तक अपन ये दे सकते हैं। उसकी तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, जितना ज़रूरत है उतना अपन यहाँ पे पूरा फैसिलिटीज़ पेशेंट को जो भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे अपन दे सकते हैं। तो अपन एनेस्थीसिया में हम लोग अगर किसी का ऑपरेशन के दरमियान बहुत बीपी भी कम करवाना है तो वो सब कुछ अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों टेस्ट बेबी के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन एक्चुअल में वो प्रोसेस कैसी चलती है वो बहुत कम लोगों को पता है। मतलब वो लैब कैसी है, क्या प्रोसेस चलती है, वो बहुत ही रेयर लोगों को पता है। तो हम अभी जा रहे हैं मंजूश्री मैडम के पास और एक्सप्लोर करेंगे IVF लैब को। मंजूश्री मैडम जो है उन्होंने MSc कंप्लीट की है क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी एंड प्री प्लांटेशन जेनेटिक्स में मैसूर यूनिवर्सिटी से, और उनको फेलोशिप भी मिली है क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में क्राफ्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर केरला से। तो चले जाते हैं मैम के पास और एक्सप्लोर करते हैं IVF लैब। वेलकम सर। अभी मैं आपको IVF लैब के बारे में बताती हूँ। उसमें पहला सेक्शन है एंड्रोलॉजी लैब। इस लैब में हम सीमेन प्रोसेसिंग और सीमेन एनालिसिस करते हैं। सीमेन एनालिसिस के लिए हमें ये माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये जो माइक्रोस्कोप है इसका नाम है फेस कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप। इससे क्या होता है कि हम 100 टाइम्स ज़्यादा डिटेल में स्पर्म चेक कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही अपडेटेड वर्जन है। हाँ, ये मशीन हमें स्पर्म प्रोसेसिंग के लिए करने के लिए यूज़ होता है। ये कौन सा मशीन है, क्या नाम है इसका? इसका मशीन सेंट्रीफ्यूजर है। ओके। और ये आपके बाजू में वो ये ड्राई इंक्यूबेटर है। जब हमें मीडिया को वार्म करना पड़ता है स्पर्म प्रोसेसिंग के लिए, स्पर्म इंक्यूबेट करने होते हैं तो हम इसमें इंक्यूबेट करते हैं। ओके। और ये जो ड्रम है ये जो है ये क्रायो स्टोरेज के लिए है। हाँ, इसमें हम जो स्पर्म है वो ज़्यादा टाइम तक, जैसे कि 5 साल तक हम स्टोर कर सकते हैं। हाँ, और ये यही एक टैंक जो है वो एम्ब्रियो स्टोरेज का टैंक है और एक स्पर्म का स्टोरेज का टैंक है। हाँ। तो एक्चुअली ये IVF बोटी है। तो नॉर्मली हर फीमेल में हर महीने में एक स्त्रीविष्टार होता है। तो हम क्या करते हैं, IVF करते हैं, क्या करते हैं, उनको इंजेक्शन देके वो 14 से 20 के अंदर अराउंड करते हैं। तो जब वो मैच्योर हो जाते हैं 14 डे पे, 14 दिन पे, तो सोनोग्राफी गाइडेड इसको हम यहाँ पिक करते हैं वो हमको, और हम फिर वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे देते हैं। तो अभी जो बाजू वाले हमने OT देखी एंड्रोलॉजी लैब, तो उसमें हमने सीमेन प्रिपेयर किया या हमने ओम रिसीव किया, और अभी हम जो मेन अपनी एम्ब्रियोलॉजी लैब है उधर जाएंगे। तो उधर कैसे हम एम्ब्रियो को बनाते हैं या उसका प्रोसेस करते हैं वो देख लेंगे हम। ओके। ये हमारी एम्ब्रियोलॉजी लैब है। इसमें ये लैमिनार एयर फ्लो है, ये ICSI मशीन है। ये कौन सा है? ये लैमिनार एयर फ्लो है। ये क्लास 2 मीन्स बायोसेफ्टी कैबिनेट क्लास 2 ग्रेड का है। ये हमने इंपोर्ट किया है डेनमार्क से लाया। हाँ। उसके बाद ये है RI इंटीग्रा 3 ICSI मशीन।
क्या क्या इस RI इंटीग्रा 3 XC मशीन, इसमें क्या करते हैं हम स्पर्म और उस साइड एक डिश में लेते हैं और ये जो इंजेक्टिव नीडल से है ना उसमें हम इंजेक्ट करते हैं। इसका जो मैग्निफिकेशन रहता है ये इसके अंदर देख के इसमें यहाँ पे डिश रख के फिर हम जो स्पर्म है वो इंजेक्ट करते हैं उस साइड में। उसके बाद तो एक बार इधर एम्ब्रियो तैयार हो गया तो फिर हम इसको इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करते हैं। ये मशीन इंक्यूबेटर या डे 3 या डे 5 तक इसको यहाँ एम्ब्रियो को ग्रो कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम मेन हमारे पास गाने पर उसके बाद फिर से एम्ब्रियो आता है तो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं जो मदर है जो पेशेंट है उनके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 2 टाइप के इंक्यूबेटर है, मंजूबिलिटी नाम होते हैं। ये बॉक्स टाइप का इंक्यूबेटर है और ये बेंच टॉप इंक्यूबेटर है। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग द इन्फॉर्मेशन। डेफिनेटली ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी जिनको ज़रूरत है। ओके एंड आपके जो आगे के जो सभी प्रोसेस है आप जो भी काम करने वाले हैं उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। थैंक यू सो मच। सर मैं आपको पिछले कई साल से जानता हूँ, आपके साथ रहा हूँ, मैंने आपका हार्डवर्क देखा, स्ट्रगल देखी, आपके स्किल भी देखे, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इतना सक्सेसफुल बनाती है, मतलब हमारी व्यूअर्स को भी वो हेल्प करेगी उनको लाइफ में सक्सेस लाने के लिए? तो सर जब मैं मेरे अपनी जर्नी को देखता हूँ, मैंने 2010 में मेरा PG पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट किया और 2012 तक मैं लैप्रोस्कोपी सीख रहा था, मेरा ट्रेनिंग ले रहा था। तो मैं मेरे करियर को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो फर्स्ट पार्ट इज़ अप टू 2014। तो 2011 से 2014 तक मैं कुछ नहीं था, तब हार्ड वर्क और ट्रेनिंग यही मेरा मेन था, हार्ड वर्क करना। फिर जब उसके बाद ऑलमोस्ट 2012 तक जब मैं मेरे घर में रहता था बाबलेश्वर में, तो अब वो घर में देखो कि 2 रूम थे 10 बाय 10 के, उसके जो वॉल थे वो मिट्टी के बने हुए थे और ऊपर पतरा था, टीन के रूफ था उसका। तो 2014 से 2018 तक जो ये था, तब वो टाइम पे मेरा वेट थोड़ा गेन हो गया था। तो मुझे वो टाइम पे पता चला कि अगर मुझे और कुछ करना है और ज़्यादा कुछ आगे बढ़ना है तो मुझे फिटनेस इम्पोर्टेंट है, फिजिकल एक्टिव होना बहुत ज़रूरत है। तो मैंने फिर मेरा फिटनेस मेंटेन किया विदिन 1 to 2 ईयर्स और उसके हेल्प से मैं ऑलमोस्ट हम 120 से 170 के अराउंड केसेस करते थे पर मंथ। मतलब आप फिजिकली फिट हुए तो आप ज़्यादा केसेस करने लगे। तो वही मेरा सक्सेस का मेन कारण था कि मैंने वो नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा करने से ईयरली ऑलमोस्ट 2000 केसेस हम करते थे। तो वो 2000 और वो भी मेजर केसेस थे। तो वो मेरे मेन सक्सेस का कारण था। फिर जब मुझे वेरी शॉर्ट टाइम में 2018 में सक्सेस भी मिला, नाम मिला, फेम भी मिला, मनी भी मिला, तो उसके बाद मेन ट्रेजेडी आती है अपनी लाइफ में। जब आपके पास नेम, फेम और मनी तीनों चीज़ें आ जाती है तो आपके पास ईगो भी आ जाता है। जब ईगो आता है तो आपके पास इनसिक्योरिटी आती है, आपके पास कंपटीशन आता है, फिर आपके पास कॉम्पिटिटिव नेचर आता है, फिर आपके पास जेलसी आती है, फिर जो अपना माइंड है उसका हम जो बैलेंस है वो पूरा खो देते हैं और फिर से हमारे जो सक्सेस है उसको फिर से डाउन वे मिल जाता है। फिर से आप फेलियर की तरफ चलने लगते हो। तो बाहर कैसे निकले? हाँ, तो जब 2018 में ये सब कुछ चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई तो मैंने पूरा स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस दिया और मैंने भगवद गीता रीडिंग चालू किया और हरे कृष्णा मंत्र का चैंटिंग चालू किया। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम जब बोलते हैं कि हम ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, तो हम्बलनेस ऐसा नहीं होता कि आप अंदर से इगोइस्टिक हो और ऊपर से दिखा रहे हो कि मैं हम्बल हूँ, पोलाइट हूँ, और अब हम अंदर से बहुत इगोइस्टिक है। तो जब आपको पता चलता है कि कोई भी चीज़ आप खुद करते हो तो आपके अंदर ईगो ये आ जाता है। और जब आप समझ जाते हो कि मैं ये कुछ करने वाला मैं नहीं हूँ, इसके पीछे भगवान है, वो ये सब करवाता है मुझसे, तो आपका ईगो ऑटोमेटिकली वो रियलाइजेशन आना बहुत हाँ, वो ये रियलाइजेशन आना लगता है। जब तक आप बोलोगे कि मैं कुछ हूँ और मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो फिर आपके अंदर ईगो ऑटोमेटिकली आएगा और आपको वो भुगतना भी पड़ेगा, उसके जो रिजल्ट रहेगी वो आपको सक्सेस रेशो डाउन जाएगा। हाँ, सक्सेस रेशो डाउन हो जाएगा, आपका शांति भी चली जाएगी, आप सक्सेस रहेगा लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे आप। You will be successful but आप
एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ, और सेकंड थिंग क्या होती है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं और आपके अंदर ईगो हो जाता है, तो आप दो चीज़ें करते हो। एक तो आप दुनिया के बारे में दुनिया की तरफ देखने लगते हो कॉम्पिटिटिव नेचर के कारण, उसके कारण आपके काम पे आपका फोकस चला जाता है। और सेकंड थिंग है आपको आपकी जो आपका पास्ट है उसके प्रति आपको थोड़ा गिल्टी फील रहता है, और आपका जो फ्यूचर रहता है उसके बारे में आपको हमेशा चिंता रहती है कि जो अभी मैंने जो सक्सेस अचीव किया वो रहेगा कि नहीं रहेगा, इनसिक्योरिटी रहती है आपके पास। तो जब आप ये स्पिरिचुअलिटी को आप अपनी लाइफ में लेके आते हो तो वो सब कुछ चला जाता है। ना सोची थी ना कांक्षी थी, ना आप फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते हो ना पास्ट के बारे में कुछ सोचते हो, आप प्रेजेंट में रहते हो और आप जो भी करते हो अपने लिए करते हो। तो मेरे लाइफ में तो थोड़ी स्पिरिचुअलिटी लेट आई, लेकिन जो भी व्यूअर है उनको मैं बोलूँगा कि वो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी तुरंत विथ कॉलेज लाइफ से वो लाए, तो उससे उनका फ़ायदा क्या होगा, स्पिरिचुअलिटी उनके लिए नेविगेशन का काम करेगा। वो हमेशा उनको रास्ता दिखाएगा, वो अपने डेस्टिनेशन पे उनको लेके जाएगा, सही डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, डेस्टिनेशन, आपके डेस्टिनेशन पे ही लेके जाएगा। वो आपको बिल्ड होने देगा, आपको भ्रमित नहीं होने देगा। आपकी सारी दुनिया कुछ भी करे, लेकिन आपको पता है क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। हाँ, अभी हमारे पास होता क्या, हम 4 चीज़ें देखते हैं, 4 लोगों को देखते हैं, हमें लगता है यही सही है। लेकिन जब आपके पास स्पिरिचुअलिटी रहेगी, आपको आप खुद क्या है वो पता रहेगा, तो फिर आप ये भ्रमित नहीं होंगे। हाँ, दुनिया से आप भ्रमित नहीं होंगे, आप सोशल मीडिया इसमें नहीं रहेंगे, इल्यूजनरी लाइफ में नहीं रहते हो, आप रियलिटी में रहते हो, प्रेजेंट में रहते हो। उससे होता क्या है कि आप जो आपका मटेरियल सक्सेस है वो भी बढ़ जाता है, उस पर भी आप और ऊपर चले जाते हो। सेकंड चीज़ होती क्या है आपकी कि आपके मन शांत रहता है, आप जो भी आप सक्सेस अचीव किया उसको आप एंजॉय भी कर सकते हो। हाँ, आप शांति से सुखी परिवार सुखी रह सकते हो। सो थैंक यू सो मच सर, आपने जो भी बातें बताई डेफिनेटली वो एक नेविगेशन का काम करेंगे हमारे यंगस्टर्स को, उनको सही रास्ता दिखाएंगे, ऐसे हमें गाइड करते रहे। एंड आपकी जो फर्दर जर्नी है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित सर।